नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल दुनियाज़ पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, डीफाई। जी हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। और इस टॉपिक को हमें समझाने के लिए आ रहे हैं हमारे दोस्त और गाइड अपूर्वा। वेलकम अपूर्वा। नमस्ते मनीष और सुनने हमारे सभी सुनने वालों को भी नमस्ते। मैं काफ़ी उत्सुक हूँ इस टॉपिक पर बात करने के लिए। तो अपूर्वा, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। डीफाई है जी। क्या? डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, राइट? तो इसको समझने के लिए चलो शुरू करते हैं इस तरह से कि ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड है जहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी, कोई मिडलमैन को किसी भी तरह से ट्रांजैक्शन को या सर्विसेज को कंट्रोल नहीं करते। तो ये बहुत ही आसान सी भाषा में सिंपल सा उदाहरण। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन फिर ये जो ट्रेडिशनल बैंकिंग होती है उसमें और डीफाई में फ़र्क क्या होता है? तो इसको इस तरह से समझते हैं कि जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है उसको एक साइड पर रखते हैं और उसके दूसरे और पर रखते हैं जो हमारा अभी का ट्रेडिशनल फाइनेंस है। तो ट्रेडिशनल जो फाइनेंस है हमारा, उसको संचालित करने के लिए बैंक्स, मिडलमैन, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब यूज़ किया जाता है पूरा नियंत्रण करने के लिए। सो उससे क्या होता है कि ये लिमिटेशंस हो जाती है, क्योंकि कौन तय करता है कि किसको सर्विस मिलेगी, कहाँ पर सर्विस मिलेगी, कैसे सर्विस मिलेगी, इसकी फ़ीस होगी, राइट? जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल फाइनेंस का अभी का ढांचा है उसमें ये सब चीज़ें पूरी तरह से संचालित होती है गिने चुने लोगों से जो इसको कंट्रोल करते हैं। उसके सामने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, तो इसको हम खुला मैदान समझ लो, ग्लोबल मैदान है जहाँ पर कोई भी इंसान इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, और इसको संचालित करता है कंप्यूटर यानी मशीन्स। तो जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है, तो एक उदाहरण की ओर पर हम समझ लेते हैं। आप और मैं शर्त लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कल बारिश हो रही है और मैं कह रहा हूँ नहीं होगी कल बारिश। तो $100 की हमने शर्त लगा दी। तो नॉर्मली क्या होगा कि हम जी। रुकेंगे कल तक। फिर जो अगर बारिश गिरेगी तो आप जीतेंगे, अगर बारिश नहीं गिरेगी मैं जीतूंगा। तो अब ये तो नॉर्मल सिनारियो हो गया, विश्वास पर चल जाएगा। बट इसको ही हम लेकर उदाहरण इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं बहुत बड़े लेवल पर। तो हम क्या करेंगे कि बीच में लॉयर्स आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट होंगे, एक एस्क्रो अकाउंट खुलेगा जहाँ पर दोनों के पैसे जाएंगे। फिर कोई जीतेगा, हारेगा, जो जीतेगा उसको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और ये सुविधा प्रोवाइड करने के लिए हमें दोनों को एक फीस देनी पड़ेगी सेंट्रल अथॉरिटी को, इस केस में जो कि लॉयर है, राइट? अब हम्म। ये सोच लो कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से संचालित है। तो इसमें यह होता है कि बारिश होगी ए, बारिश नहीं होगी बी, राइट? हम दोनों ने पैसे एक वॉल्ट में, तिजोरी में डाल दिए। दूसरे दिन जैसे ही पता चलता है, वेदर फोरकास्ट से कंफर्म होता है बारिश गिरी या नहीं गिरी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो वॉल्ट में जो भी रकम रखी हुई है, वो जो भी जीतने वाला है उसको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ये बहुत ही छोटा उदाहरण है, बट इसको आप जैसे भी स्केल करोगे बढ़ा के, तो अपने तौर पर हम इसको हर कहीं पर, हर कोई मोड पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे और जैसा कि मुझे सुन के लगा, अम, अम, मेरे ख्याल से ये जो पूरा डीफाई का जो पूरा मैजिक है, ये इस मैजिक के पीछे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं।
तो ये है क्या, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं? थोड़ा सा इनको थोड़ा सा इलेबोरेट करिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सही कहा कि ये पूरा जो संचालित होता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होता है। लेकिन हम थोड़ा पीछे चलते हैं इसको समझने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो भी व्यवस्था है, जो भी फाइनेंशियल टूल्स या सर्विसेज संचालित होती है, वो होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्थापित है अ, ये टेक्नोलॉजी के केंद्र में, जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन, राइट? तो ये ब्लॉकचेन के ऊपर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम किसी भी तरह से, कोई भी पहलू में, कोई भी सर्विस में, चाहे वो लेन देन हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे ट्रांसफर्स हो, या फिर लोन लेनी है, राइट, या आपको डिपॉजिट करनी है, आपके पास पैसे पड़े हैं, रकम पड़ी हुई है, अब उसकी आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको तिजोरी में रखकर तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आप उसको डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा सकते हो, जैसे हम टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कमाते हैं। तो ये सब सुविधा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर ऑलरेडी संचालित हो चुकी है। तो उसके कोड्स लिखे जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो दो पार्टी के बीच में, या एक ऑर्गेनाइजेशन और असंख्य पार्टीज के बीच में, जिस तरह से आपको उसको संचालित करना है, उस तरह से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि इसका महत्व ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो जरिया है जिसके थ्रू डीफाई का जन्म होता है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए अपूर्वा, कि जो भी एक मुझे थोड़ा सा क्या लगा जो आपने समझाया, मुझे थोड़ा सा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें कहीं ना कहीं समझ में आ रही थी। और हर एक आसान या कॉम्प्लेक्स चीज़ के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो डीफाई के चैलेंजेस क्या हैं? तो ये जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के थोड़े चैलेंजेस हैं। जो सबसे पहला चैलेंज है कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? तो इमेजिन करिए, आपके हाथ में या किसी के हाथ में जब पहली बार स्मार्ट फोन आया था, राइट, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा डर भी लगता है, हमें समझ में भी नहीं आता है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। लेकिन उसको थोड़ा मज़ीद समय देने के बाद, थोड़ा सब्र करने से, हम स्मार्टफोन यूज़ करना बहुत आसान तरीके से सीख लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आ जाता है। चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुज़ुर्ग हो, कोई भी उसको यूज़ करना सीख जाता है खुद ही, अपने आप। कोई सिखाता नहीं है, वो खेलते 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 हम समझ जाते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। उसी तरह से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जो चरण शुरू हो रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा ये शुरू हो चुका है, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का चरण शुरू हो चुका है। तो ये चरण में हम जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करते जाएंगे, हम समझते जाएंगे। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गया है। दूसरा, स्केलेबिलिटी एक चैलेंज है। क्यों? तो आप सोच लो कि एक मैदान है बच्चों का खेलने का। वो मैदान में, जिसे हम स्लाइड्स कहते हैं, राइट, और मोहल्ले के सब बच्चों को एक साथ एक स्लाइड्स पर डाल दोगे आप, तो कोई भी एंजॉय नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो स्लाइड हो ही नहीं सकेंगे। तो स्केलेबिलिटी का एक चैलेंज है आज के दौर में। बट ये बहुत तेज़ी से इसके सॉल्यूशंस बनते जा रहे हैं। तो हम जिसे कहते हैं कि आने वाले यूज़र्स के लिए ऑलरेडी रोड्स बड़े ब्रॉड बना रहे हैं, जिससे उनको यूज़ करने में आसानी होगी। और तीसरा और आखिरी जो बड़ा बड़ा चैलेंज है, एक है सिक्योरिटी कंसर्न। क्योंकि ये वित्तीय व्यवहार से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का होना बहुत ही आवश्यक है। सुरक्षा को हम बिल्कुल
लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि लोगों की पूरी उम्र की पूंजी यहाँ पर लगने वाली है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई बग ना हो या कोई हैक ना हो। तो ये 3 मोटे मोटे चैलेंजेस हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो, ट्विटर पर फॉलो करो और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ो। पहले 10,000 मेंबर्स को एक एक्सक्लूसिव NFT मिलेगा और अर्ली सपोर्टर्स के लिए फ्यूचर बेनिफिट्स भी है। कुछ ट्रांजैक्शंस में डीफाई या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कैसे यूज़ होगा, कुछ एग्जांपल देके बताएंगे क्या कि किन किन जगहों पे डीफाई यूज़ हो सकता है? मनीष, आपने मेरे मन की बात सुन ली है या पढ़ ली है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यही और पर आपका ध्यान आकर्षित करने वाला था। तो डीफाई के डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बहुत बहुत सारे पहलू हैं। आज हम फोकस करेंगे सिर्फ 4 पहलू पर। हालांकि हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे 4 एपिसोड आने वाले वही 4 पहलू पर रहेंगे, तो वहाँ पर हम विस्तार से बात करेंगे। बट मोटा मोटा समझने के लिए जो 4 पहलू है उस पर बात करें। सबसे पहला पहलू है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, स्टेबल कॉइन्स। अब ये पूछेंगे यार ये स्टेबल कॉइन्स क्या होता है? तो मोटा मोटा समझ लो कि क्रिप्टो करेंसी के बाज़ार में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करने के साथ क्रिप्टो करेंसी और टोकन्स का इजाद हुआ। तो ये टोकन्स और ये क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही वॉलेटाइल होती है। तो 10, 15, 20% एक दिन में उतार चढ़ाव रहता है। तो ये बहुत ही असुरक्षित होता है और ये काफ़ी लोगों को डरा भी देता है। तो उसके आंसर में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जो स्तंभ है वो होता है स्टेबल कॉइन। अब स्टेबल कॉइन का मतलब ही स्टेबल, जो वॉलेटाइल नहीं है, ऊपर नीचे नहीं होता है। तो उसका जन्म हुआ और उसको डायरेक्टली पैक किया गया US डॉलर के साथ या गोल्ड के साथ। तो मार्केट में कोई भी उतार चढ़ाव होते हैं, स्टेबल कॉइन इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू द असेट जो बैक कर रही है उसे, यानी US डॉलर हो गया, राइट। तो फिर से डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा अगला एपिसोड स्टेबल कॉइन्स के ऊपर ही है, तब हम विस्तार से बात करेंगे। बट समझने के लिए 3 मोटे मोटे स्टेबल कॉइन्स है, वैसे काफ़ी सारे, बट हम 3 की बात करेंगे। USDC, USDT और DAI। ये तीनों स्टेबल कॉइन्स है और ये इसका प्रमाण जो हम करते हैं यूज़ $1 है, तो वो हमेशा $1 के इक्विवेलेंट ही रहेंगे। अब हम खोलते हैं दूसरा पहलू, लेंडिंग एंड बोरोइंग, जिसे कहते हैं हम बैंकिंग, डिसेंट्रलाइज बैंकिंग। तो डीफाई का एक और पहलू हो गया ये। तो आपके पास मान लो एक बिटकॉइन है, करीबन आज की प्राइस देखते हैं तो जस्ट 30,000 के अंदर है। आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जाकर अपना बिटकॉइन डिपॉजिट कर लेते हो। उसके सामने आप स्टेबल कॉइन्स बोरो कर सकते हो। अच्छा, तो काइंड ऑफ अ कोलैटरल, राइट, कि Exactly. आपने एक एक बिटकॉइन आपने कोलैटरल रखा हाँ जी, और उसके अगेंस्ट आप डीफाई के थ्रू स्टेबल कॉइन्स बोरो कर सकते हैं और उस पर खेल सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको आपको आपकी जो असेट है बिटकॉइन की, वो बहुत ही मूल्यवान है, आपको पता है, आपको बेचना नहीं है हम्म उसको। तो वो कोलेट्रल पर यूज़ किया, और मान लो आपको $2,000 चाहिए हॉलीडे के लिए, राइट। हम्म तो आपने उसको रख लिया, 2,000 USDC या डाई बोरो कर लिए, उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, वो $2,000 आपको मिल गए। आपने अपना बिटकॉइन बेचा भी अच्छा। नहीं, आप हॉलीडे करके आ गए। जब आपके पास पैसे होंगे आप भर सकते हो। एक ये हो गया। दूसरा व्यवहार हो गया कि आपको हॉलीडे के लिए पैसे भी नहीं चाहिए, आपको कोई आवश्यक नहीं है अभी पैसों की। तो आपने जो बिटकॉइन डिपॉजिट किया है वो लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर,
उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1, 1.5, 2%। तो वो आपको बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक यूज़ हो गया। तो ये हो गया दूसरा पहलू डिसेंट्रलाइज बैंकिंग का। अब हम बात करते हैं तीसरे पहलू की तरफ। ये बहुत ही मज़ेदार है। यानी अब तक मैं 3-4 साल से ये तीसरे पहलू को मैं जानता हूँ, समझता हूँ, बट मैं इतना अद्भुत है कि मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है। ये कैसे मुमकिन है कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का जन्म हुआ। यानी कि जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, डाउ जोन्स है, या इंडिया में निफ्टी है, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो व्यापार वो एक्सचेंज पर होता है, बिल्कुल वही का वही व्यवहार और व्यापार डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आज की डेट में हो रहा है। 2020 से शुरू हो गया था ये। तो ये लेन देन का जो पहलू है, और फुल्ली ऑटोमेटेड, आपको किसी पर निर्भर नहीं हो रहा है। तो ये है तीसरा पहलू। ये बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है मेरे लिए। मैं बहुत ही भावुक और बहुत ही उत्तेजित हो जाता हूँ तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में। आपका कहने का मतलब ये है कि इन एक्सचेंजेस पे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी डिलीवरी भी होती है, लोग खरीदते भी हैं, और उनकी कस्टडी भी होती है। एग्जैक्टली। वाह, दैट्स तो अमेजिंग। और ये जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है ना, तो आज की दौर में यहाँ पर आप जो मोटे मोटे व्यवसाय हो रहे हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के और टोकन्स के ही हो रहे हैं। लेकिन कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने 8 महीने में यूएस में स्पेशली गवर्नमेंट के साथ, एससीसी के साथ, रेगुलेटरी अलग अलग जो बॉडीज है उनके साथ टाई अप करके अप्रूवल लेकर, कंप्लायंस अप्रूवल जिसे कहते हैं, वो लेकर वो रियल वर्ल्ड असेट्स को यहाँ पर अंदर लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही रोमांचक शब्द एक्रोनिम यूज़ किया जाता है। अगर आप ट्विटर पर होंगे तो आप बहुत बार आपको देखने को मिलेगा RWA। तो उसका मतलब होता है रियल वर्ल्ड असेट, यानी ट्रेजरीज, US डॉलर्स जो होते हैं वो। तो यानी ये इतना अद्भुत है कि आज की डेट में एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है मेकरडाओ। जो डाई, मैंने आपको बताया स्टेबल कॉइन DAI का जन्म हुआ मेकरडाओ की वजह से। तो उनको उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर डाई आपको मिलता है, राइट। तो मान लो आपके पास, आपने जाकर $10,000 के डाई खरीद लिए, तो आपके पास 10,000 डाई है। तो उसके ऊपर आज की डेट में आपको 5.5 से 6% रिटर्न मिल रहा है, बिकॉज वो डायरेक्टली बैक्ड बाय रियल वर्ल्ड एसेट US ट्रेजरी के साथ है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। हाँ, तो ये प्रोटोकॉल आज की डेट में, यानी आप 3 साल पीछे चले जाओ, मेकरडाओ को OG कहते हैं, वन ऑफ द OG प्रोटोकॉल्स है DeFi का। तो आज की डेट में उनका मार्केट कैप है $5 बिलियन। बट मैं इससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये कई $100 बिलियन या $1 ट्रिलियन की एसेट बन सकती है अगले 3 से 5 साल में। क्योंकि जब ये टैप खुल गया रियल वर्ल्ड एसेट्स का ट्रांसफ़र होने का, तो ये डिजिटल दुनिया की गति पर मैं सोच नहीं सकता ये किस गति से बढ़ने वाली है अगले 3 से 5 साल में। तो ये हो गया हमारा तीसरा पहलू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का। और हम चलते हैं लास्ट, जो मोटे मोटे जो पहलू है, जो आखिर में हम पॉइंट करेंगे, वो है गवर्नेंस। तो ये, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया मेकरडाओ, राइट, जो प्रोजेक्ट है, जो जिसके माध्यम से डाई का जन्म हुआ, स्टेबल कॉइन का, तो उसको संचालित कौन करता है? तो कोई एक आदमी नहीं है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो मेकरडाओ एक टोकन है। वो टोकन के ओनर्स जो है वो उसको संचालित करते हैं वोटिंग के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं गवर्नेंस।
वो गवर्नेंस भी ऑनलाइन होती है। जितना जिसके पास टोकन होता है उसके पास वोटिंग राइट होते हैं। तो कोई भी प्रपोजल हो, जैसे कि सबसे बड़ा जो प्रपोजल था अभी का पिछले कोई महीने का, वो था ब्रिंगिंग इन रियल वर्ल्ड एसेट, यूएस ट्रेजरी और डॉलर्स का, वो पास हुआ। दूसरा प्रपोजल जो पास हुआ कि हम जो इंटरेस्ट रेट है, बिकॉज उन्होंने डॉलर्स यूएस ट्रेजरी में रखे हुए हैं, तो वो जो इंटरेस्ट है वो पास ऑन होगा लेंडर्स को। तो जो वहाँ पर डिपॉजिट अपनी राशि कर रहा है तो उसको वो इंटरेस्ट डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये पूरा गवर्नेंस हुआ डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर, जिसे हम कहते हैं, हमने हमारे पहले एपिसोड में भी बात की थी, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। तो मेकर डाव का नाम ही है मेकर डाव, DAO। तो मेकर डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। और मैं भी मतलब मैं अगर उसको मजाक के तौर पे लूँ कि मेगा डाउ जोन्स, अनदर डाउ, राइट? हाँ जी। तो खैर, थैंक यू वेरी मच। एंड लिसनर्स, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला आज, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो DeFi की दुनिया है, ये बहुत ही हलचल मचाने वाली है आने वाले समय में। तो अपूर्वा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस डिस्कशन के लिए, और हमारे सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें आज कुछ ज़रूर नया सीखने को मिला होगा, उन्हें ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। थैंक यू मनीष, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया DeFi के बारे में बात करने में। लेकिन हर जर्नी में एक रुकावट होती है, और यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। DeFi तो एक शुरुआत है, और जैसा हमने आज सीखा और जैसा कि मुझे समझ में आया कि अगर हम ट्रेडिशनल बैंकिंग के बारे में बात करें तो वहाँ की लिमिटेशंस को देखकर ही DeFi का जन्म हुआ। और हमने स्टेबल कॉइन्स के बारे में भी बात करी आज। तो हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो स्टेबल कॉइन्स के बारे में होने वाला है, और हम वहाँ पर स्टेबल कॉइन्स के बारे में ही बात करेंगे। ज़रूर। मैं तो ऑलरेडी इमेजिन कर रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ जहाँ कोई बड़े दरवाजे ना हो, कोई गार्ड ना हो, जहाँ आप खुद अपने बैंकर हो, कोई मिडलमैन ना हो, कोई हिडन चार्जेस ना हो। मानो तो राम राज्य में पहुँच गए ऐसा लगता है। बट ये टेक्नोलॉजी हमें उसी दिशा में लेकर जा रही है। और मेरे ख्याल से हम सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, स्पेशली इन फाइनेंस वर्ल्ड। पिछले 20 सालों में देखते देखते जो एक जो टेक्नोलॉजी ने जो तेवर बदले हैं अपने, और जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कंज्यूमर्स के लिए आसान हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया है। कौन सोच सकता था DeFi के बारे में? कौन सोच सकता था कि ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जिस पे किसी का कोई जोर नहीं होगा, लॉयर्स नहीं होंगे, बैंकों की कंट्रोल्स नहीं होंगे, लेकिन तानाशाही नहीं होगी। तानाशाही नहीं होगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना। ट्रस्ट मी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इज द फ्यूचर, और आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड। अपूर्वा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के एपिसोड के लिए। और आज सिर्फ इतना ही। सुनने वालों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। हमें फॉलो करते रहिए, और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो डिजिटल दुनिया। थैंक यू, नमस्कार। इस चैनल पर दी गई जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। हमेशा अपना रिसर्च करो और प्रोफेशनल कंसल्टेंट की सलाह लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले।